सबसे पहले ये बताइए कि मौलाना को कैसे गिरफ्तार किया गया? मौलाना के साथ कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कितने लोगों को छोड़ा गया अभी इसमें? अभी सोशल मीडिया पे वायरल लगातार हो रहा है कि मौलाना इदरीस कहाँ हैं, कुछ पता नहीं है, तो आपको कुछ मालूम है कि जब पहले दिन बहस हुई आपने भी पोस्ट डाला था कि मौलाना को पुलिस कस्टडी नहीं मिली, अदालत ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर दूसरे दिन ऐसा क्या हुआ कि पुलिस कस्टडी दे दी गई? यूपी एटीएस ने यह भी कहा है कि बाहर से फंडिंग होती थी उनके लिए, तो आप केस लड़ रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ आपको मालूम है? देखिए जी, ये मीडिया जो ट्रायल हुआ है इसको समझना चाहिए कि ये मीडिया ट्रायल क्यों हुआ। जो एटीएस उत्तर प्रदेश ने प्रेस नोट दिया मीडिया को, वो मीडिया ट्रायल के लिए स्क्रिप्ट तैयार करके दी गई है। फिर ओ नियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मज़लूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। मौलाना कलीम सिद्दीकी के वकील हमारे साथ मौजूद हैं, अबू बकर साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौलाना को कैसे गिरफ्तार किया गया और अभी इस केस में क्या चल रहा है। सबसे पहले ये बताइए कि मौलाना को कैसे गिरफ्तार किया गया? देखिए, मौलाना मेरठ में एक प्रोग्राम के बाद वहाँ से फुलत अपने आबाई गांव जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी को घेर कर वो थे, उनके साथ 4 लोग और थे, 2 स्टूडेंट थे और एक उनका ड्राइवर और एक उनके साथ और थे। उन 5 लोगों को वहाँ से लेके वो चले गए लखनऊ। रात भर पूरी फैमिली फ़ोन लगाती रही, सबके मोबाइल स्विच ऑफ रहे। अगले दिन दोपहर में जब एटीएस की तरफ से 3 पेज की प्रेस रिलीज मीडिया को दी गई, तो फैमिली वालों को ये पता चला कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को एटीएस ने धर्म परिवर्तन के एक केस में गिरफ्तार किया गया है। और वो उस धर्म परिवर्तन के उस केस में पहले जून के महीने में 20-22 जून 2021 को मौलाना उमर गौतम साहब और उनके एक साथी, फिर उसके बाद 8 लोग और, अब तक मतलब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब उसमें 11वें मुल्ज़िम हैं। तो मौलाना के साथ कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कितने लोगों को छोड़ा गया अभी इसमें? मौलाना के साथ 4 लोगों को एटीएस ने लिया था और 2 उसमें जो स्टूडेंट थे, शागिर्द कम उम्र के, उनको तो छोड़ दिया गया, लेकिन 2 लोगों का अभी तक एटीएस कह रही है हमें मालूम नहीं है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं। इवन कि उसके अगले दिन फिर इदरीस साहब, मौलाना इदरीस साहब, उनको भी वो स्कूटर से जा रहे थे, उनको भी रास्ते में फुलत और कटौरी के बीच में उनको नामालूम अफराद ने, अब उसको आप इलीगल डिटेंशन कह लिए या किडनैपिंग कह लिए, वो कर दी गई। उसकी रिपोर्ट जो है कंप्यूटर। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे वायरल लगातार हो रहा है कि मौलाना इदरीस कहाँ हैं, कुछ पता नहीं है, तो आपको कुछ मालूम है कि अभी तक एजेंसीज ने उस पर कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है या ना फैमिली को इन्फॉर्म किया है। और एनएचआरसी को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को, इन सभी लोगों को इन्फॉर्म किया जा चुका है। इदरीस साहब के तरफ से उनके बेटे ने एटीएस कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाई है कि उनके वालिद को इलीगल डिटेंशन में है, जबकि उसमें अभी तक एटीएस की तरफ से या यूपी पुलिस की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। लेकिन क्या हुआ था कि जब पहले दिन बहस हुई, आपने भी पोस्ट डाला था कि मौलाना को पुलिस कस्टडी नहीं मिली, अदालत ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर दूसरे दिन ऐसा क्या हुआ कि पुलिस कस्टडी दे दी गई? देखिए, अब इस पर तो कोई कमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि पहले दिन का ऑर्डर है कि उसमें उनको जुडिशियल कस्टडी में 5 अक्टूबर तक के लिए भेजा जाएगा। दूसरे दिन फिर ऑर्डर आया कि उनको 10 दिन की पुलिस कस्टडी, जो कि 23 तारीख से लेकर 4 तारीख की सुबह तक वैलिड होगी। और 4 तारीख को एटीएस उनको जेल, लखनऊ जेल में पहुंचाएगी और 5 तारीख को उनकी कोर्ट डेट जो है वो पहले से फिक्स है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कहना मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल से। तो अभी मौलाना कैसे हैं? आपसे उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई? मौलाना से मेरी दोनों दिन मुलाकात हुई। मौलाना को जो पुलिस कस्टडी में भेजा गया है उस एटीएस की, उसमें भी कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि उनको किसी तरह की परेशानी या अजियत नहीं दी जाएगी, किसी तरह का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।
उनका मेडिकल कराया जाएगा और उनकी सेहत का और उन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। तो मौलाना ठीक हैं और इंशाल्लाह वो उनके साथ कुछ अभी तक मौलाना काफ़ी तो जैसे कि यूपी एटीएस ने यह भी कहा है कि बाहर से फंडिंग होती थी उनके लिए, तो आप केस लड़ रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ आपको मालूम है? देखिए ये सिर्फ एलिगेशन है। मौलाना के पास FCRA था, मौलाना के पास जो भी फंडिंग आई है वो उनके अकाउंट में आई है और लास्ट ईयर तक, मतलब जो हमारा लास्ट बिल्कुल अप टू डेट या जो लास्ट हमारा वो है फाइनेंशियल ईयर, उसके ऑडिट हुई भी है रजिस्टर्ड CA से। और ये सिर्फ इल्ज़ाम है ना, तो अभी तक जो देखिए जो एक ये मीडिया जो ट्रायल हुआ है इसको समझना चाहिए कि ये मीडिया ट्रायल क्यों हुआ। कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने से पहले, ऑन द रिकॉर्ड ये बात मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने से पहले 3 सफ़हात की बहुत ही इनक्रिमिनेटिंग भड़काऊ अल्फाज में फ़िरका वाराना अल्फाज और लहजे का इस्तेमाल करते हुए जो ATS उत्तर प्रदेश ने प्रेस नोट दिया मीडिया को, वो मीडिया ट्रायल के लिए स्क्रिप्ट तैयार करके दी गई है। कोर्ट के अंदर जो रिमांड एप्लीकेशन है वो 1.25 पेज की है, यानी 1 पेज और दूसरे पेज पे 3-4 लाइन। जो कोर्ट में पेश किए इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसमें यह है कि मौलाना बहुत से मदरसे चला रहे हैं, मौलाना दावत का काम कर रहे हैं, मौलाना जो लोग कन्वर्ट होते हैं उनके कन्वर्जन सर्टिफिकेट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, मौलाना की गैर ममालिक से, जिसमें सऊदी अरब बहरीन वगैरह का तस्करा किया है अरब ममालिक का, कि वहाँ से इनकी फंडिंग होती है। और ये सारे इल्ज़ामात जो हैं ये इल्ज़ाम कोई ऑफेंस नहीं बनाते हैं, बल्कि ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ फंडामेंटल राइट है, जिसे हम लोग कह सकते हैं संवैधानिक अधिकार है हमारा, और इसको प्रोटेक्ट करना जुडिशियरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर या गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट कहा गया है। चूंकि हमें इस पूरे केस को इसका एक पस मंज़र है, केस की मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह के सबूत और गवाह को कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। लेकिन जैसे डॉक्टर उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया था तो उनके भी कहा गया था कि बाहर से फंडिंग हो रही है, अब मौलाना को गिरफ्तार किया गया तो उनमें भी कह दिया कि बाहर से फंडिंग होती है। असल में देखिए उनको भी, मौलाना उमर गौतम साहब को भी जब गिरफ्तार किया गया था तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो बाहर से फंडिंग हो रही है, कन्वर्जन करा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर बाहर से फंडिंग हो रही है या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है तो उसके लिए ईडी है जिसके तहत केस रजिस्टर किया गया उमर गौतम साहब के खिलाफ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। ये एटीएस कैसे आ गई? एटीएस तो टेरर एक्टिविटीज के लिए है। जब इस पर हंगामा हुआ तो काफी बाद में जाके उन्होंने 121A और 123 उसमें जोड़ दिया, वेजिंग वॉर या अटेम्प्ट टू वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन। तो वॉर का या वेजिंग वॉर का की डिफिनीशन इतनी नैरो करके वो उस पर सोचना चाहिए। जहां चाह रही है हुकूमत वो अपने डिसेंट्स को, मुखालिफिन को खामोश करने के लिए वो सेडिशन का इस्तेमाल कर दे रही है, जहां चाहती है वो वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन का इस्तेमाल कर दिया। दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए, वहां पे यूएपीए का इस्तेमाल कर दिया। जब चाहा एनआईए को भेज दिया, जब चाहा सीबीआई को भेज दिया, जब चाहा एटीएस को भेज दिया। तो चूंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई सवाल नहीं कर सकता है, तो आराम से आप केस रजिस्टर करिए, एफआईआर, क्योंकि मुकदमे तो आपको 20 साल चलाने हैं। मुकदमे में कितने साल उसकी कोई लिमिट नहीं है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, क्योंकि आज तक कोई भी रिफॉर्म मूवमेंट फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी या पुलिस अकाउंटेबिलिटी हमारे मुल्क में हुई नहीं है। तो उसकी ये सारी वो हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरे केस के बैकग्राउंड में जाके देखें
तो आप देखेंगे कि अभी जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जो गिरफ्तारी है, आप देखिए कि उस वक्त चल क्या रहा था बैकग्राउंड में। इलाहाबाद में महंत गिरी महाराज जो है उनकी हत्या की गई। कुछ लोग कह रहे हैं हत्या की गई, कुछ लोग कह रहे हैं सुसाइड किया उन्होंने। वो जितने स्ट्रांग विल के जो आदमी थे, जितना मैंने उनको देखा है, पढ़ा है, जाना है, या जो उनके साथ के लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो शख्स सुसाइड नहीं कर सकते हैं। तो अब वो क्या था, वो एक्चुअल वो इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक सब्जेक्ट है। बट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से बैकफुट पर थी, क्योंकि एक इतने बड़े साधु महंत की को प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सका था। दूसरी तरफ गवर्नमेंट सपोर्टेड या फ्रेंडली जो इनके जो कारपोरेट हाउस हैं, वहां पे हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए थे। तो दोनों फ्रंट पे मीडिया और जनता हुकूमत से सवाल पूछ रही थी। अचानक रातों रात मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को पकड़ा गया। एक रात भर में शानदार सी एक स्क्रिप्ट तैयार की गई 3 पेज की और निकाल के सामने रख दी गई। यानी इन सबको छिपाने के लिए ये ऐसा किया गया। ये उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं असेंबली के, ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी केस है। अच्छा वकील साहब, एक सवाल आपसे करूंगा कि जब फर्स्ट दिन मौलाना को ले जाया गया तो आपने सोशल मीडिया पोस्ट डाला था कि ज़ोरदार बहस हुई और अदालत ने यूपीएटीएस की मांग नहीं मानी कि पुलिस रिमांड दी जाए, लेकिन क्या दूसरे दिन आपसे ऐसा कुछ चूक हो गई जिसकी वजह से रिमांड उनको मिल गई? क्या कहेंगे? नहीं, देखिए दूसरे दिन तो पहले दिन के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी बहस हुई। अब जुडिशियरी है, उसके काम करने का क्या तरीका है और कहाँ पर कैसे काम करती है, इसके लिए बहुत से केसेस हैं, बहुत सी रिसर्च स्टडीज़ भी हैं, बहुत सी रिकमेंडेशंस भी हैं, लॉ कमीशन की भी हैं, और जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनकी भी हैं। तो चूँकि मामला कोर्ट के अंदर है तो उस पर बहुत ज़्यादा बात करनी मेरे ख्याल से वो मुनासिब नहीं है, लेकिन जो हकायक हैं वो लोगों के सामने हैं और फैक्ट है, ऑर्डर है सामने, ऑर्डर है कि पहले दिन जो है जेसी हुई और दूसरे ही दिन फिर पीसी हो गई। तो वो जज साहब का डिस्क्रिशन एक तरह से होता है कि जज साहब को कब कहाँ पर क्या अच्छा लगा। जो एप्लीकेशन है जो उसका वो है जो रिकॉर्ड पर है, जिसका फोटो आप ले सकते हैं, कॉपी मिल जाएगी आपको। उसमें मौलाना के खिलाफ जो इल्ज़ामात थे वो मैंने आपको बताए, और उसमें उन्होंने जो ग्राउंड्स लिखे हैं कि हमें किन किन ग्राउंड्स पर चाहिए। पहला यह है कि मौलाना के पास से एक मोबाइल और 7 सिम कार्ड बरामद हुए जिसका डेटा रिट्रैक्शन कराना है। अब वो जो 7 सिम कार्ड हैं, वो 7 सिम कार्ड किन कंपनीज के हैं, वो टेलीकॉम कंपनीज उसका डेटा CDR कैफ जो होता है, कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म, वो सारी चीज़ें वो कंपनी डेटा देगी। मोबाइल के अंदर क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें कहाँ से आई, कहाँ गई, कब डिलीट की गई, ये सारा डेटा FSL फॉरेंसिक लैब देता है। तो मौलाना की उसमें पुलिस रिमांड की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनके अकाउंट में लाख करोड़ों रुपए आए, ऐसा इल्ज़ाम उनके ऊपर है। तो अगर अकाउंट में आए तो वो अकाउंट नंबर पुलिस के पास है और FCRA भी, सारी चीज़ें हैं पुलिस के पास। जो ऑडिट की गई है वो भी गवर्नमेंट को सबमिट होती है। तो उस स्टेटमेंट में और उन सारी रिकॉर्ड्स में कोई ज़रूरत नहीं थी इनकी। अब जिन लोगों के धर्मांतरण के, कन्वर्जन के जो सर्टिफिकेट बनवाने की बात की जा रही है, वो एक लीगल प्रोसीजर है, ड्यू प्रोसेस है, और वो इलीगल नहीं है, चाहे बनाना, चाहे बनवाना या बनवाने में सहयोग करना। दावत का काम जो है वो आर्टिकल 25 इंश्योर करता है, सिक्योर करता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बनाना करना, वो भी आर्टिकल 28, 29, 27, ये पूरा रिलीजियस जो फ्रीडम है उसको वो करता है। वहाँ पर इनका ये कहना कि वो अपनी तकरीरों में ये कहा करते थे कि जो मानेगा इस्लाम वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं मानेगा वो जहन्नम में जाएगा और उसको आग में जलाया जाएगा। यानी कि जरूरत नहीं थी कि पुलिस कस्टडी दी जाए। हाँ, वो आज भी एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्ड है
उसमें कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो देनी चाहिए थी। ये हमारा आर्गुमेंट था और है जी, चलिए। जिसका कोई जवाब एटीएस के पास भी नहीं था, और हम पूरी तरह से दूसरे दिन भी हमें पूरा यकीन था कि जुडिशियल कस्टडी से पुलिस रिमांड में नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, उस पर गाइडलाइंस हैं, चूंकि पुलिस को शुरू में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए बहुत से जजमेंट्स में कहा गया है। तो अगर जज को लगा ऐसा, वो क्या असबाब थे, उसको क्यों लगा, ये कोर्ट की का डिस्क्रिप्शन है, उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट करना बेहतर मुनासिब नहीं होता है।